सिया को शुरू से ही तीखा खाने का बहुत ज्यादा शौक था। शादी के बाद भी वो खाना बहुत ही ज्यादा तीखा खाया करती और बनाया करती। एक दिन जब सिया ने बहुत ही तीखा खाना बनाया था, जिसे खाने के बाद तो सिया की सास अनु की चीख ही निकल जाती है। पानी पानी दे दो कोई, अरे मर गए रे दादा। पानी। बहू, ये तूने खाने में मिर्ची डाली है, ये मिर्ची में खाना बनाया है। अरे इतना तीखा कौन खाता है? तुझे क्या अपनी सास ससुर प्यारे नहीं है जो इतने मिर्ची वाला खाना बना रही है घर में? माँ जी, मैं जब से शादी करके यहाँ आई हूँ तब से तो मैं मिर्च वाला खाना ही बनाती आ रही हूँ। बहू, हमें लगा तू धीरे धीरे सादा खाना भी बनाने लग जाएगी, लेकिन तूने तो सच में आज हद ही कर दी। माँ जी, क्या हद कर दी मैंने? आपको तीखा पसंद नहीं आया तो मैंने हद कर दी। बहू, मिर्च मसाला चल जाता है, लेकिन सच में बहू बहुत ज्यादा ही तीखा खाना बनाया है। हम लोग तो जरा भी खाना तीखा नहीं खा सकते। बस तेरी वजह से अब तक खा ले रहे हैं, लेकिन बस अब और नहीं। लेकिन माँ जी, मुझे तो तीखा ही पसंद है ना। बहू, मैं तुझे तीखा खाने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तू अब बस हमें माफ कर दे। मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक हम लोग कैसे तेरा बना हुआ तीखा खाना खा रहे थे। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हो कि अब से मैं कुछ तीखा ही नहीं बनाऊंगी? हाँ बहू, मैं यही कहना चाहती हूँ। तुझे तीखा खाना है तो मिर्च खा, लेकिन हमें मिर्चियों वाला तीखा खाना मत खिला, वरना मेरे बचे कुचे जो दिन बचे हैं वो भी नहीं रह पाएंगे। मैं चल बसूंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। सिया अब खाने के साथ तीखी मिर्चियाँ खाने लगती है और वो सिया को बहुत ज्यादा पसंद आती है। कुछ दिनों बाद सिया और अनु दोनों पड़ोसन कोमलिका के घर दावत में जाते हैं। अरे अनु, तो इतनी लेट क्यों आई है? तूने तो आने में इतनी देर कर दी कि मुझे लगा अब तू आएगी ही नहीं। खैर, अच्छा हुआ तू आ गई। पता है, अभी मैं तेरी ही बात कर रही थी। चल, अब कोमलिका झूठ भी मत बोल। तू कहाँ मेरी बात करने लगी? एक तो तू पहले ही लेट आई है और अब मुझसे बातें करने लग गई है। अरे चल, दावत भी शुरू हो चुकी है कब से। चल, मैं तुझे प्लेट देती हूँ। कोमलिका आंटी, आपने तीखी मिर्च तो रखी है ना? तीखी मिर्ची? वो क्यों बहू? क्यों क्या, मुझे तीखा खाना पसंद है ना। अब आपने मेरे लिए तो बस तीखा खाना ही नहीं बनाया होगा, तो मैं पूछ रही हूँ कि मिर्च है ना तीखी वाली? बहू, तू किसी के घर में दावत में आई है, यहाँ जो है वो खा लेना, अपनी मर्जी का नहीं मिलने वाला। क्यों माँ जी, दावत रखी है तो सबकी पसंद का ध्यान भी तो रखना चाहिए ना आंटी को। आंटी, मैं क्या कुछ गलत बोल रही हूँ? अब आप ही बताओ, मुझे तीखी मिर्च पसंद है तो पसंद है, इसमें क्या बुरी बात है? अरे कुछ गलत नहीं बोल रही है बहू। और हाँ, मेरे घर में मिर्ची है तो खा लियो जितनी खानी है। खुश अब? अच्छा, अब ठीक है, चल अब दावत के लिए। अरे हाँ हाँ, चलो अब। कोमलिका अनु और सिया को लेकर जहाँ खाना था वहाँ ले जाती है। सिया खाने के साथ साथ तीखी मिर्चियाँ भी खाने लगती है। वहाँ आए लोग सब सिया को ही घूरने लगते हैं कि आखिर वो इतनी तीखी मिर्चियाँ कैसे खा रही थी। कुछ देर बाद एक राघव नाम का लड़का सिया को मिर्चियाँ खाते हुए देखता है तो उसके पास जाता है। मैडम जी, इतनी मिर्चियाँ क्यों खा रही हो? रोना चाहती हो या अपने आंसुओं को छुपाना चाहती हो? अरे ओ, इंसान की अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकता है। मुझे मिर्च पसंद है तो खा रही हूँ मैं। लेकिन आपको तीखा खाने की क्या ही जरूरत है? आप तो वैसे ही बवाल मचा रही हो। अगर आप इस तरह बकवास करते रहे ना तो मैं बवाल मचा रही हूँ, वो अलग बात होगी, लेकिन आपके साथ क्या क्या होगा वो आप नहीं सोच सकते हो। इसलिए अच्छा होगा कि आप जाइए यहाँ से। क्या मैडम, आपको तीखा पसंद है तो आप तीखा खा रही हो, और मुझे आप पसंद है तो मैं आपको देखूं भी ना? क्या मैडम, इतना भी जुल्म क्यों कर रही हो? अच्छा, आपको मुझे देखना है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगी। सिया इतना बोलकर राघव के मुंह में जबरदस्ती तीखी मिर्ची डाल देती है, जिसके बाद राघव चिल्लाने लगता है और पानी तलाश करने लगता है। उसे एक मटका दिखता है, वो उसे उठाकर पानी पीने लगता है। सिया को तीखी मिर्ची इतनी पसंद थी कि अब वो हर चीज के साथ तीखी मिर्ची खाने लगती है। कुछ दिनों के बाद में सिया अपने कमरे में बैठकर तीखी मिर्च और दाल चावल खा रही थी। तभी वहाँ सिया की सास और सिया का पति विराज आते हैं। सिया, बस भी करो, कितनी मिर्ची खाओगी? पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। मुझे कुछ नहीं होने वाला, तीखी मिर्ची तो मेरे लिए शहद है। जब तक मैं तीखी मिर्ची ना खाऊं तो मेरा ना तो दिन शुरू होता है
और ना ही दिन खत्म होता है। अच्छा वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम इतनी सारी मिर्चियाँ क्यों खा रही हो? तुम्हें पता भी है इतनी मिर्ची खाओगी ना तो पेट में कोई बीमारी हो जाएगी, इसलिए मत खाओ यार। तुम लोगों का होगा ऐसा पेट जो तीखा खाना ना पचा पाए, लेकिन मेरा पेट ऐसा नहीं है। अरे इससे भी ज्यादा तीखा तीखा खाना पचाया है मैंने, और ये मिर्ची तो मुझे इतनी तीखी लग भी नहीं रही है। पता नहीं क्या खाकर पैदा हुई है ये लड़की, इतनी तीखी तीखी मिर्ची खा रही है और जरा सा भी तीखा नहीं लग रहा इसे। अरे तीखा तेरी जुबान को भले ही ना लगे, लेकिन तेरे पेट की हालत जरूर खराब कर देगी। माँ जी आप तो कुछ बोलो ही मत। आपने ही तो मुझे बोला था ना कि अगर मुझे तीखा खाना पसंद है तो मैं खाने के साथ मिर्ची खा सकती हूँ, और अब जब मैं सच में खाने के साथ मिर्ची ही खा रही हूँ तो आप सुना रही हो। अरे मुझे क्या पता था कि तू इतनी ज्यादा मिर्च खाएगी। तेरे पेट से आग नहीं निकलती या कानों से धुआं नहीं निकलता। मत खा, वरना किसी दिन मिर्च की माला लगानी पड़ेगी तेरी तस्वीर पर। माँ जी आप तो यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं ताकि आप अपने बेटे के लिए दूसरी पत्नी ले आओ जो आपके इशारों पर चले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस सोचती रहो ये सब। अरे माँ मेरी दूसरी पत्नी क्यों लाएगी यार? माँ उसके लिए नहीं कह रही है, माँ इसलिए कह रही है ताकि तुम समझदार बनो और ये सब खाना छोड़ दो। या तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, सोचा तुमने? विराज बेटा तू चिंता मत कर, आज नहीं कल इसे हमारी बात समझ आ ही जाएगी। माँ समझ तो आ जाएगा, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि सिया की तबीयत खराब ना हो जाए। इतनी मिर्चियाँ खाएगी, कुछ हो गया इसे तो हम क्या करेंगे माँ? इतनी मिर्ची खाना ठीक नहीं होता सिया, समझा करो। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि बहू बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन बहू को तो देख रहा है ना कैसे बस अपनी मनमर्जी करे जा रही है, किसी की सुनने तक को राजी नहीं है। तो हम कर भी क्या सकते हैं अब? माँ जी अगर आप सही बोल रही हो ना तो मैं आपकी बात मान भी लेती, लेकिन आपकी बात तो बिल्कुल गलत है। मैं क्या, कोई भी ना माने। आप लोग फीका खाते हो, मैं नहीं। सिया की इन सब हरकतों से उसकी सास और पति दोनों ही बहुत तंग हो चुके थे। सिया किसी की बात भी नहीं सुन रही थी और रोज तीखी मिर्च ही खाती जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सिया के पेट में अचानक से ज्यादा दर्द होने लगता है, जो कि सिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसे देखकर अनु और विराज दोनों सिया को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर सिया का इलाज करती है और सिया का चेकअप करने के बाद सबको बताती है। माताजी, आपकी बहू को बवासीर हो गया है। आपकी बहू तीखा खाने की बहुत ज्यादा शौकीन है क्या? डॉक्टर साहब आप गलत बोल रही हो। तीखा नहीं बल्कि तीखी मिर्च खाने की बहुत शौकीन है मेरी बहू। तो बस फिर इसमें हैरानी की बात क्या है? अब खाने पर काबू नहीं करोगी तो कोई दिक्कत तो होगी ही ना। डॉक्टर अब मैं तीखी मिर्ची तो खा सकती हूँ ना? अब तीखा मसाले वाला खाना तो भूल ही जाओ, बस खुशबू से ही मन मारना होगा। अब बस सादा खाना ही आपको जीवन भर खाना है, वही आपका जीवन बचा सकता है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद सिया को मजबूरन मिर्ची खाने पर काबू करना पड़ता है। सुरभि सुबह हॉल में सबके लिए चाय लेकर आती है। तभी उसकी सास सुमित्रा अपने छोटे बेटे अक्षित के बारे में सुरभि से पूछती है। बहू, अक्षित कहाँ है? अभी तक जागा नहीं क्या? माँ उससे क्या पूछ रही हो? वो तो रसोई से आ रही है। अरे बहू, भाभी है उसकी, और भाभी को देवर के पल पल की खबर रहती है। हाँ सासू माँ, वो कल देर रात तक बेचारे काम कर रहे थे ऑफिस का, इसीलिए। हाँ तो ऑफिस का काम घर पे करने की क्या जरूरत है? उस काम की अलग से सैलरी उठाता है क्या? नालायक को दुनियादारी की समझ नहीं है। आप भी ना बिन सोचे समझे कुछ ही बोल देते हो देवर जी को। आप लोग चाय पीजिए, मैं उन्हें जगा कर आती हूँ। अरे नाश्ता तैयार है या नहीं? सुरभि मानव की बात को अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही अक्षित के कमरे में जाती है तो देखती है कि अक्षित एक प्यारी सी स्माइल के साथ बेड पर सोया हुआ है। तभी वो उसके पास जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, जनाब कैसे बच्चों की तरह सो रहे हैं? देवर जी अरे उठिए। भाभी कितनी प्यारी आवाज है आपकी। अच्छा तो मेरी आवाज सुनने के लिए अब तक आंखें बंद करके लेटे हुए थे और बाहर आपके भैया गुस्सा कर रहे हैं। भाभी उनको गुस्सा करने के अलावा आता ही क्या है? पता नहीं है आपने गुस्सैल भैया से कैसे शादी कर ली। अच्छा जी, तो क्या आपसे शादी करती? उठो और फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। इतना कहकर सुरभि वहाँ से जाने लगती है। तभी अक्षित उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच कर कहता है, वैसे आप कर सकती थी मुझसे शादी। अच्छा जी, पीछे हटो बदमाश। इतना कहकर वो उसे जोर से धक्का देकर बेड से गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में सभी हॉल में टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे
कि तभी सुमित्रा एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, इस लड़की से तो अक्षित के रिश्ते के बाद चलाई है मैंने। बहुत सुशील और संस्कारी है लड़की, मुझे तो एक ही नजर में भाग गई। अब तुम लोग अपनी राय बता दो। इस पर राय लेने जैसा क्या है? सासू माँ, मुझे देना फोटो जरा, मैं भी तो देखूं अपनी होने वाली देवरानी को। हाँ माँ, अगर आपको और भाभी को पसंद है तो मेरी तरफ से भी बात पक्की कर दो। सासू माँ, वैसे भी इसकी फोटो देखकर लग रहा है कि कितनी मॉडर्न होगी। आपको नहीं लगता हमें एक आध जगह और रिश्ता देकर ही शादी का सोचना चाहिए? वैसे भी अभी देवर जी की उम्र ही क्या है। बहू, तुझसे ज्यादा अनुभव है मुझे, और मेरी मान तो यही शादी की सही उम्र होती है। अपने बड़े बेटे की सही समय पर शादी की तो तू इस घर में आई है। सासू माँ, मैं तो बस। सुरभि, तुम बहस मत करो, माँ जो कह रही है सही है। तुम लंच दो मेरा, मुझे देर हो रही है। जब बुढ़िया को खुद ही चलानी होती है तो ये सबसे पूछती क्यों है? लाती हूँ लंच। इतना कहकर वो रसोई से लंच लाकर मानव को पकड़ाती है और अक्षित भी मानव के साथ ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। समय बीतता है और अक्षित की शादी उसी फोटो वाली लड़की आशिका से हो जाती है। गृह प्रवेश की रस्म के बाद जब अक्षित और आशिका कमरे में जा रहे थे, तभी कुमकुम की थाली लिए पीछे चल रही सुरभि के पैर में अचानक मोच आ जाती है। आउच! सासू माँ, क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? पैर में अचानक की मोच आ गई सासू माँ। भाभी, कहीं आपका पैर तो नहीं मुड़ गया? चलिए मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं देवर जी, आप देवरानी जी के साथ कमरे में जाइए, मैं ठीक हूँ। सासू माँ, ये थाली लीजिए। जैसे ही सुरभि सुमित्रा को थाल पकड़ाकर आगे बढ़ने लगती है तो दर्द के कारण जमीन पर गिर जाती है। तभी अक्षित उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है तो सुरभि के चेहरे पर मुस्कान आती है। ये देख आशिका को कुछ अजीब सा महसूस होता है। समय बीतता है, मानव बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर चला जाता है। एक रोज जब अक्षित नहाकर बाहर आता है, तभी सुरभि उसके कमरे में आती है तो आशिका कहती है, जेठानी जी, आप यहाँ? अक्षित, शर्ट पहनो जाकर। देवर जी ऐसे ही है देवरानी। हाँ तो जेठानी जी, आपको भी नॉक करके आना चाहिए था। ऐसा है तो देवरानी जी, तुम्हें ही दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मुझे खुले दरवाजे पर नॉक करने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए जेठानी जी, क्योंकि अब आपके देवर कुंवारे नहीं रहे। वैसे आने का कोई खास कारण? वो सासू माँ ने देवर जी को नीचे बुलाया है, यही कहने आई थी। इतना कहकर सुरभि वहाँ से चली जाती है और हॉल में आकर खुद से कहती है, 4 दिन नहीं हुए इस देवरानी को आए और ये मुझसे इस तरह बात कर रही है। इसे क्या पता देवर जी की जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। कुछ दिनों में इसको अपनी जगह समझ ही आ जाएगी। एक रोज छुट्टी के दिन घर का काम खत्म करने के बाद आशिका अक्षित को कहती है, सुनिए ना, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, आज मौसम भी बहुत अच्छा है। मौसम तो आजकल रोज ही अच्छा रहता है आशिका, लेकिन मेरी छुट्टी तो एक ही दिन होती है। किसी और दिन प्लान बनाकर चलेंगे। क्या अक्षित, तुम नहीं सोचते क्या कि हमें अकेले में थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए? मैं कौन सा हनीमून पर चलने की कह रही हूँ। सही तो कह रही है बहू नालायक। माँ, आप कब आई? ये फालतू की बातें छोड़ और बहू को घुमा ला बाहर। बेचारी कभी किसी से कुछ नहीं कहती है, तुझसे बोलती है, तू उसकी सुनता नहीं है। देवर जी, अरे यहाँ आए आप। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, राशन लाने जाना है मुझे। चलिए बाइक निकालिए। अरे हाँ, आपने सुबह ही तो कहा था, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। पर अक्षित आशिका की बात नहीं सुनता और चाबी लेकर उसकी जेठानी के पीछे चल पड़ता है। आशिका भी दरवाजे तक जाती है तो देखती है कि सुरभि अक्षित को कसकर पकड़कर उसकी बाइक पर बैठी है और कुछ ही देर में दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो खुद से कहती है, ये जेठानी जी अपने देवर के कुछ ज्यादा ही करीब हैं। मतलब मुझे घुमाने के लिए इतनी छुट्टियां बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन जेठानी जी के साथ राशन लाने के लिए अपनी छुट्टी बर्बाद होने की परवाह नहीं करते। कहीं मेरी जेठानी का अपने देवर के ही संग कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? नहीं, ऐसा है तो मुझे पता लगाना ही होगा। अपनी जेठानी की हरकतों और अपने पति का अपनी जेठानी के प्रति झुकाव देखकर आशिका को दोनों के बीच चक्कर चलने का शक होता है, जिस बारे में वो अपनी सास से बात करती है। लेकिन उसकी ऐसी सोच पर सुमित्रा उल्टा उसे ही खरी खोटी सुनाती है। एक बार रात के खाने के समय जब आशिका अक्षित को खाना परोसने जा रही थी, तभी सुरभि उसे साइड करते हुए खुद अक्षित को खाना परोसती है। साथ ही खाते वक्त जब अक्षित के होठों के पास चावल लगता है तो वो उसे अपने हाथों से बड़े प्यार से साफ करती है। ये देखकर आशिका के साथ उसकी सास भी हैरान रह जाते हैं। जेठानी जी, हद में रहिए अपनी। मैं तो बस देवर जी का
बच्चा नहीं है तेरा देवर बहू, ये क्या हरकत कर रही है? सासू माँ, मैंने कहा था ना आपसे, जेठानी जी अपने देवर के साथ ही चक्कर चला बैठी हैं। देख रही हैं ना इनकी नजदीकियाँ। नजदीकियाँ तो है देवरानी जी, फिर तुम इसे चक्कर समझो या कुछ और, क्योंकि देवर जी की जिंदगी में तुमसे ज्यादा मायने मैं रखती हूँ। बस कीजिए भाभी, ये आप क्या बोली जा रही हैं? माँ, ऐसा कुछ नहीं है, भाभी के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचता मैं। देवर जी, इसमें सोचने जैसा क्या है? मैं आपको पसंद करती हूँ, इसलिए आपके करीब रहना चाहती हूँ, और आप भी तो। भाभी, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? आशिका मेरी पत्नी है और उसकी कसम, मैंने आपको हमेशा भाभी माना है। मैं नहीं जानता था आप मुझे लेकर ऐसा कुछ सोचती हैं। हाय दैया, ये सब क्या चल रहा है? मुझे लगा छोटी बहू की कोई गलतफहमी होगी, लेकिन बड़ी बहू तेरे मन में ही खोट है। इसमें खोट कैसे सासू माँ? किसी को पसंद करना गलत तो नहीं है। लेकिन जेठानी होकर अपने ही देवर पर डोरे डालना गलत है जेठानी जी। आपके चक्कर में मैं अक्षित जी को गलत समझ बैठी। आप दोनों के बीच कोई चक्कर है ये मान बैठी। इस तरह पता चला कि आशिका का शक पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ हद तक जायज था, जिसके बाद शर्मिंदगी के चलते सुरभि कुछ नहीं कहती, तो सुमित्रा गुस्से में उसे उसके मायके भेज देती है। गोमती अपनी दोनों बेटियों काजल और महिमा को अकेले पाल रही थी। सिलाई कढ़ाई में माहिर गोमती खुद काम करती और अपनी बेटियों को पढ़ने भेजती, ताकि अपनी जिंदगी को वो कुछ अच्छा बना सके। अब उसकी बड़ी बेटी सिलाई कढ़ाई सीख जाती थी और वहीं उसकी छोटी बेटी महिमा अब कॉलेज जाने लगी थी, जिसके लिए एक दिन वो अपनी माँ और बहन के पास आकर कहती है, माँ, अब मेरे कॉलेज जाने का समय आ गया है, आप मुझे कोई नई ड्रेस बना कर दो ना। अरे मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ, इसलिए आज मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा सूट सिला है, तू वही पहन कर जाइयो कॉलेज। सच में माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटी, मैंने तेरे लिए एक नया कुर्ता सिला है, नए स्टाइल का, वो भी तू कॉलेज पहन कर जा सकती है। थैंक यू दीदी। महिमा अपने कॉलेज जाने को लेकर बहुत खुश थी। स्कूल में अव्वल आने की वजह से महिमा को कॉलेज की फीस में भी छूट मिली थी, जिसके चलते उसको अपने गांव से बाहर एक बड़े से कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब अगले दिन महिमा तैयार होकर अच्छे से पूजा करके अपने कॉलेज के पहले दिन जब वहां जाती है, तो वहां एक मीशा नाम की लड़की, जो कि बहुत ही सुंदर सी शॉर्ट ड्रेस में कॉलेज आई थी, महिमा को सूट में देखकर अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके पास आकर कहती है, ओह हेलो, गलत जगह आ गई तुम। यहाँ कोई मंदिर नहीं है, बल्कि कॉलेज है ये। हाँ, मुझे पता है ये कॉलेज है और मैं सही जगह आई हूँ। मैंने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। क्या बोला तुम? और इस कॉलेज में एडमिशन? अरे ये कॉलेज वाले पागल हो गए हैं क्या? किस किस को एडमिशन दे देते हैं। गाइस देखो इसको ऊपर से नीचे तक, ऐसा लग रहा है किसी जागरण में आई है, वो भी इतना चमक धमक सूट पहनकर। तो क्या हुआ? यहाँ कहीं लिखा है कि सूट पहनना मना है? कम से कम मैंने तुम्हारी तरह अधूरे कपड़े तो नहीं पहने ना। और गाँव के गवार, ये शॉर्ट ड्रेस है, कोई अधूरे कपड़े नहीं। खैर मैं भी किसे समझा रही हूँ, तुम्हें ये क्या ही पता होगा शॉर्ट ड्रेस के बारे में। जिंदगी में इन कपड़ों की थान को लपेटे ही घर से निकली हूँ। खैर गाइस चलो यहाँ से, कौन इसके मुंह लगेगा। मीशा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद महिमा कॉलेज के अंदर जाती है। वहाँ वो लगभग सभी लड़कियों को शॉर्ट ड्रेस पहने देखती है और खुद से कहती है, ये क्या, यहाँ तो सबके सब मॉडर्न ड्रेस में आए हैं, शॉर्ट ड्रेस, जीन्स और मैं सूट में। सच में अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैं किसी मंदिर में पूजा के लिए आई हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये छोटी छोटी ड्रेस आती बड़ी महंगी है और मेरी माँ तो ये कभी न दिला पाए, बल्कि सूट के कपड़े की ही शॉर्ट ड्रेस बनाकर दे देंगी। इतना बोलकर महिमा अपनी क्लास ढूंढकर लेक्चर लेने चली जाती है। जिसके बाद वो अपने कॉलेज से पहले दिन जब घर आती है, तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ कहती है, बेटी क्या हुआ, आज इतने बड़े कॉलेज में तेरा पहला दिन था, लेकिन तू खुश होने की जगह उदास क्यों दिख रही है? तो माँ क्या करूँ, पता है आपको कॉलेज में सब कितनी महंगी और छोटी छोटी ड्रेस पहन कर आए थे, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट ड्रेस, और मैं सूट में गई थी जैसे वहाँ कोई जागरण हो रहा हो। महिमा की बात सुनकर उसकी बहन काजल वहाँ आकर कहती है, अरे तू कॉलेज पढ़ने गई थी या दूसरों के कपड़े देखने गई थी? वैसे भी वो अमीर घर के बच्चे हैं जो छोटे कपड़े पहनकर आते हैं कॉलेज में फैशन दिखाने के लिए। तू तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। महिमा को भी अपनी बहन की बात सही लगती है और वो बिना किसी बहस के खाना खाए सो जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है, तो वहाँ फिर से उसके सूट सलवार को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वो उन सब पर ध्यान नहीं देती। तभी उसकी क्लास में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का ऋतिक आता है, जिसको देखकर महिमा मन ही मन बोलती है, कितना खूबसूरत है ये लड़का, खूबसूरत कहना भी कम पड़े, हसीन है ये तो।
4 गुंडे आ जाएं तो हमें ही इसको गुंडे से बचाना पड़ेगा। इतना हसीन है ये, लेकिन ये क्या, ये तो शॉर्ट ड्रेस में घूम रही लड़कियों की तरफ देख रहा है। रहने दे महिमा, यहाँ भी ये शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की बाजी मार गई। महिमा कॉलेज में आई तो पढ़ाई करनी थी, लेकिन वहाँ की चकाचौंध देखकर उसका भी मन अब अमीर लड़कियों की तरह शॉर्ट ड्रेस पहनकर कॉलेज जाने का करने लगा, ताकि उसको भी सब अटेंशन दे, जिसके लिए वो अपने पापा की पुरानी जीन्स को चोरी छुपे काट कर शॉर्ट्स बना लेती है और उन्हीं की एक शर्ट को अपने कॉलेज बैग में रख लेती है। अगले दिन जब वो कॉलेज आकर वहाँ के वॉशरूम में कपड़े बदल कर बाहर आती है तो सब उसको देखकर हंसने लगते हैं और वहीं मौजूद मिशा उसके पास आकर कहती है, ओ माय गॉड, ये क्या पहना है आपने मिस कपड़ों की थान? क्या पहना है, इसे क्या मतलब? शॉर्ट ड्रेस है ये। शॉर्ट ड्रेस है ये? देखो गाइस, ये इस पुरानी जीन्स को काट कर पहन आई और ओवर साइज शर्ट को पहनकर इसे शॉर्ट ड्रेस बोलती है। जमहूरी लग रही है एकदम। सभी महिमा पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ ऋतिक आता है जो सबको चुप करवाते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो सब? अरे तुम्हें फैशन के बारे में पता भी है कुछ? इस लड़की ने जो पहना है ना, वो लेटेस्ट फैशन है जिसका तुम लोगों को क्या अंदाजा। इसलिए बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। कॉलेज का पॉपुलर लड़का अगर ये बोल रहा है तो सच ही होगा, लेकिन ये बहन जी को फैशन सेंस कैसे हो गई? खैर, अभी निकल यहाँ से। मिशा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ऋतिक महिमा को लेकर अकेले में जाता है और बोलता है, ये आपने क्या पहना हुआ है? अरे थोड़ा तो सोचिए, इस कॉलेज में बड़े बड़े फैशन डिजाइनर की लड़कियां पढ़ती हैं। अगर वो देख लेती तो और मजाक बनता तुम्हारा। वो बस मुझ गरीब की शॉर्ट ड्रेस पहनने की चाहत ने ये सब करवा दिया, लेकिन आपको तो पता था ये सब कोई फैशन नहीं है, फिर आपने झूठ क्यों बोला? अरे तो क्या एक लड़की को सबके सामने बेइज्जत होने देता क्या? उस समय जो समझ आया बोल दिया। अच्छा, अब आप घर जाइए। महिमा ऋतिक की बात मानकर कपड़े बदलकर घर चली जाती है और आज जो हुआ उस बात से दुखी होकर वो कुछ दिन कॉलेज नहीं जाती, जिससे ऋतिक भी परेशान हो जाता है। और एक दिन वो ऐसे ही पूछते पूछते महिमा के घर आता है। उस समय काजल और गोमती घर पर नहीं थे, जिसके कारण महिमा वहाँ ऋतिक को देखकर हैरान होकर कहती है, ऋतिक जी आप यहाँ, लेकिन क्यों? अरे उस दिन के बाद तुम कॉलेज नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊं। वो कॉलेज मेरे लिए नहीं है, वहाँ हमेशा मुझे मेरे कपड़ों से कंपेयर किया जाता है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। अरे तो इस चक्कर में तुम कॉलेज आना छोड़ दोगी? हाँ, लेकिन अभी आप जाओ, मेरी बहन और माँ आने वाली है, अगर उन्होंने देख लिया तो गलत सोचेंगी। महिमा इतना बोलकर ऋतिक को वहाँ से भगा देती है। कुछ देर बाद काजल और गोमती आते हैं। कुछ दिनों तक महिमा के कॉलेज ना जाने से गोमती कुछ नहीं कहती, लेकिन अब परीक्षा पास थी, जिस पर गोमती महिमा से कहती है, महिमा बेटा, मैं देख रही हूँ तू 2 हफ्तों से कॉलेज नहीं जा रही। अरे परीक्षा आने वाली है बेटा, अब तो कॉलेज जा। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना उस कॉलेज में, आप मेरा ये गांव के कॉलेज में ही दाखिला करवा देना। पर क्यों बेटा, इतना बड़ा कॉलेज है, तुझे आखिर वो छोड़ के यहाँ के बेकार से कॉलेज में क्यों पढ़ना है? मैं बताती हूँ ना माँ, महिमा के कॉलेज में सब उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। साथ ही उन सब का मुंह बंद करने के लिए महिमा ने बहुत कोशिश की, एक शॉर्ट ड्रेस बनाने की भी, जो कि उसने पापा के जींस के कपड़े को काट कर बनाई थी, पर वो भी सही नहीं बनी। हम गरीब है ना, इसलिए हम शॉर्ट ड्रेस दिलवा भी नहीं सकते, इसलिए इस चक्कर में उसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। क्या बेटा, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ ना, क्योंकि तुझे इतने बड़े कॉलेज में तो भेज दिया, लेकिन वहाँ के लोगों के सामने तेरा गरीब होने से मजाक बनेगा, ये नहीं सोचा था। कोई नहीं माँ, वैसे भी मुझे नहीं जाना उस कॉलेज में। तू कॉलेज जाएगी, वो भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर। इतना बोलकर काजल बहुत ही सारी शॉर्ट ड्रेस लेकर महिमा के आगे रखकर कहती है, मैं उस दिन कॉलेज गई थी तो मैंने देखा कि शॉर्ट ड्रेस की वजह से तेरा मजाक बना है, तभी मैं सिलाई सेंटर गई और मैंने वहाँ शॉर्ट ड्रेस बनाना सीखा, और देखो मैंने 2 हफ्ते में ही 7-8 ड्रेस बना भी दी। ये सस्ती भी नहीं लग रही है और तू कॉलेज भी जा सकती है, तेरा मजाक भी नहीं बनाएगा कोई। दीदी आप कितनी अच्छी हो, आपने ये सब मेरे लिए बनाए, थैंक यू सो मच, ये सब बहुत सुंदर है। मैं अपनी छोटी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। महिमा उन ड्रेसेस को पाकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अगले दिन से कॉलेज उन ड्रेसेस को पहनकर जाने लगती है, तो सबको उसका फैशन सेंस बहुत पसंद आता है, जिसके बाद महिमा को उस कॉलेज में ढलने में कोई दिक्कत नहीं होती और इसके बाद वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से ध्यान से कर पाती है। साथ ही ऋतिक के साथ भी उसकी दोस्ती गहरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।